गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा हम देख रहे थे, जिसके 2 भाग हो चुके हैं। आज अंतिम भाग के रूप में गांधी जी की इस अवधारणा का आलोचनात्मक विवेचन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ, जिसमें बीच में रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य में नोबेल अवार्ड मिला था, हम सभी जानते हैं, उनके सम्मान समारोह की तस्वीर है। ये तस्वीर बहुत सुंदर लगी, तो सोचा क्यों न अपने छात्र छात्राओं के लिए प्रस्तुत करूं। और साथ में कौन है? महात्मा गांधी। उनके साथ जो बैठे हुए हैं वो है महात्मा गांधी। बहुत ही अच्छी तस्वीर लगी, तो मैंने इसको भाग 3 की मुख्य पिक्चर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। महात्मा गांधी की सत्याग्रह की सिद्धांत की आलोचना। इसको विभिन्न पॉइंट्स के रूप में मैं समझाने की कोशिश करूँगी। पहला पॉइंट है अहिंसा की धारणा के प्रतिकूल सिद्धांत। आलोचकों का कहना है कि जब महात्मा गांधी मन वचन कर्म से अहिंसा की बात करते हैं, तो उस आधार पर तो यह सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। आर्थर मूर एक विचारक है, उन्होंने तो कहा कि यह तो मानसिक अहिंसा है। उपवास के द्वारा एक तरह से जो राजनीतिक दबाव डाला जाता है, असहयोग बहिष्कार की नीति द्वारा जो राजनीतिक दबाव डाला जाता है, तो यह भी एक तरह से हिंसा है। और गांधी जी ने ऐसा ही कहा है। जॉर्ज अरेंडेल हैं, वो कहते हैं कि विरोधी के पास बस एक ही विकल्प है। विरोधी मतलब जिसके खिलाफ सत्याग्रह या आंदोलन कर रहे हैं, उसके पास एक ही विकल्प है, या तो वो आत्मसमर्पण कर दे या फिर उपवासी की आत्महत्या हो जाए। क्योंकि उपवासी तो आत्मसमर्पण नहीं करेगा। आत्मसमर्पण अगर विरोधी कर देता है तो इसका मतलब सत्याग्रही की जीत है। लेकिन ये जीत किस तरह से हासिल हुई है? दबाव के कारण। तो आलोचकों का कहना है कि सत्याग्रह की जो अवधारणा है वो गांधी जी का जो अहिंसा का सिद्धांत है उसके अनुकूल नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, सभी परिस्थितियों में प्रयोग संभव नहीं। सभी परिस्थितियों में प्रयोग संभव नहीं, यानी क्या सभी जगह इस नीति को लागू किया जा सकता, इस सिद्धांत को लागू किया जा सकता? क्योंकि जहाँ पर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जहाँ पर जनता का महत्व है, मानवतावादी विचारों पर आधारित सरकारें चल रही हैं, उन देशों में तो प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन क्या हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन जैसे निरंकुश शासकों के अधीन भी सत्याग्रह का प्रयोग संभव है? जो साम्यवादी, जो तानाशाही प्रकृति के देश हैं, क्या वहाँ पर अहिंसा की नीति का प्रयोग संभव है? मैं आपको एक ही एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी। 1989 में चाइना में थियाननमेन चौक एक घटना हुई थी। उस घटना में साम्यवादी सरकार के खिलाफ जब प्रदर्शनकारी या जिनको ये कहें कि सत्याग्रही शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, तो सरकार ने उनके ऊपर रोलर चला दिए। जो रोलर सड़कों को समतल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको इंसानों के ऊपर चला दिया गया। तो ये कैसे संभव है कि सभी परिस्थितियों में इस अहिंसा की नीति का प्रयोग संभव हो सकता है? इसीलिए एक विचारक हैं डॉक्टर बंदूरा, वो क्या कहते हैं, इस बात का सामान्यीकरण करना कि सत्याग्रह द्वारा कहीं भी और किसी भी प्रकार के लोग अन्यायी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, आत्मनाशक है। आत्मनाशक है, यानी अपने आप को समाप्त करने वाली बात है, क्योंकि सभी जगह ये संभव नहीं है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है, हृदय परिवर्तन मात्र सत्याग्रह का ही परिणाम नहीं। अगर हम समझें कि अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों को सफलता मिली है और मिली थी, आलोचकों का कहना है क्या ये सत्याग्रह का परिणाम है? यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि आलोचक कहते हैं कि न जाने कितनी तरह के सामाजिक मनोवैज्ञानिक दबाव काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँगी, जब इंग्लैंड सरकार के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में न जाने हज़ारों लाखों की संख्या में कितने ही सत्याग्रहियों ने आंदोलन किया, और वो समय ऐसा था जिसमें अमेरिका और रूस भी शक्तिशाली होते जा रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था।
ठीक है, यूएनओ का निर्माण हो चुका था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो इंग्लैंड के ऊपर न जाने कितने प्रेशर अमेरिका और रूस द्वारा दिए जा रहे थे भारत की मांगों को मानने की। भारत की मांग कौन सी थी? देश को आज़ाद करने की। तो आलोचकों का कहना है कि वास्तव में हम ये नहीं कह सकते कि ये सत्याग्रहियों की जीत थी। और सत्याग्रही की जीत भी तभी संभव है जो लोकतांत्रिक समाज के प्रतिनिधि हैं, उनके सामने, या नैतिकवादी है, मानवतावादी है। आत्माहीन व्यक्ति को बदलना असंभव है, कल्पना मात्र है। तो आलोचकों का यह भी कहना है कि हृदय परिवर्तन मात्र सत्याग्रह का ही परिणाम नहीं। अगला पॉइंट है विघटन का कारण। बहुत सारे आलोचकों ने कहा है कि गांधी जी की सत्याग्रह की नीति ही कारण बनी भारत पाकिस्तान में विभाजन का। देश का विभाजन हो गया, देश का विघटन हो गया गांधी जी की इस सत्याग्रह की नीति के कारण। और गांधी जी अपने सत्याग्रह द्वारा जिन्ना की हठधर्मिता को बदल नहीं सके, जिन्ना की जिद को चेंज नहीं कर सके, नहीं बदल सके, और भारत की एकता विखंडित हो गई। तो आलोचक ऐसा मानते हैं कि सत्याग्रह की नीति के कारण। इसी तरह से अगला जो पॉइंट है, अव्यवहारिक नीति। अव्यवहारिक, यह नीति अव्यवहारिक है। आज के युग में बिल्कुल ही आदर्शात्मक है। ऐसा युग जो अणु, परमाणु और विस्फोटक आयुधों से संपूर्ण है, भरा हुआ है, और देशों के पास ऐसे ऐसे एटम बम हैं कि हज़ारों किलोमीटर दूर वार किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के पास, जो अमेरिका हम समझते हैं कि दूरतम देश है हमारे देश से, रूस से, वो चाहें तो एक दूसरे को एक पल भर में समाप्त कर सकते हैं। तो जब आक्रमणकारी के साथ सत्याग्रही का सामना ही नहीं हो पाएगा, तो फिर सत्याग्रह के सिद्धांतों को कैसे व्यवहार में परिणित हम कर सकते हैं? तो राष्ट्रों की नीतियों में सत्याग्रह का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता, खोखला है बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि यह नीति अव्यवहारिक है, स्पेशली आज के युग में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हिंसा से मुक्ति संभव नहीं। क्या विश्व को हिंसा से मुक्त किया जा सकता है? हजारों साल का देशों का इतिहास है, राज्य का इतिहास है। युद्ध एक वास्तविकता है, यह हमें स्वीकार करना ही होगा। आज 21वीं सदी में, जैसा मैंने कहा कि इस तरह के भयानक अणु, परमाणु बम, जो हम कहें एटम बम जिसको हम कहते हैं, ऐसे मिसाइल्स ईजाद हो गई हैं और बढ़ती जा रही हैं, कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि युद्ध राष्ट्रों के बीच में एक वास्तविकता है, उसको हम नकार नहीं सकते। राष्ट्रीय जो हित होते हैं दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब हम परिभाषित करते हैं, विश्व के देशों से संबंधों की जब हम बात करते हैं, तो एक ही बात आती है, जो राष्ट्रीय हित है वही सबसे महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय हित ही स्थायी है और सारी चीज़ें अस्थायी हैं। और राष्ट्रीय हितों के लिए युद्ध कई बार ज़रूरी होता है, तो हम युद्ध करते हैं, हर देश करता है। और राष्ट्रों के दिन प्रतिदिन रिलेशंस में हम देखते हैं युद्ध का भय हमेशा ही बना रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का जो हम कहें कि बहुत ही समझना उनको बहुत कठिन है। अगर ये इतनी आसान होती तो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय विश्व की स्थापना हो चुकी होती और राष्ट्रों की सीमाएं समाप्त हो चुकी होती, क्योंकि अनेक मानवतावादी विचारकों ने यहाँ तक कहा है कि राष्ट्रों की सीमाएं समाप्त हो जानी चाहिए। बहुत जैसे ह्यूमैनिटिज़म, जिसको हम ये कहें कि नव मानवतावादी जो एमन रॉय हैं, वो भी यही कहते हैं कि विश्व में अगर संपूर्ण शांति लानी है तो राष्ट्रों की सीमा समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन क्या ये संभव है? विश्व को क्या हिंसा से मुक्त किया जा सकता है?
ये संभव नहीं है। इसलिए हक्सले एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि केवल अच्छी भावनाएं तथा निष्ठा ही विश्व को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसके साथ वैज्ञानिक तरीकों को भी अपनाना होगा। तो इस तरह से अहिंसक साधनों द्वारा विश्व को हिंसा से मुक्त किया नहीं जा सकता। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, अहिंसक साधनों द्वारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन अत्यधिक कठिन। आलोचकों का यह भी कहना है कि समाज का जो शोषणकारी स्वरूप है, जो सामंतवादी स्वरूप है, उसको अहिंसक साधनों द्वारा नहीं बदला जा सकता, सत्याग्रह द्वारा नहीं बदला जा सकता। ऐसा संभव ही नहीं है। साम्यवादी, अराजकतावादी, ये फांसीवादी नाजीवादी को इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो शोषणकारी स्वरूप की समर्थक है, एक तरह से भेदभाव की समर्थक विचारधाराएं हैं, तानाशाही की समर्थक विचारधाराएं, वो तो इन चीज़ों का समर्थन करती हैं। लेकिन जो अराजकतावादी और साम्यवादी विचारधाराएं, वो ये कहती हैं कि समाज का जो स्वरूप है वो भेदभाव का है, इसलिए वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। और वो तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक कि हिंसा का सहारा नहीं लिया जाए, जब तक क्रांति नहीं की जाए। और व्यवहार में तभी ऐसा हो सकता है जब क्रांति होगी। और ये जो राज्य है, राज्य का जो शोषणकारी स्वरूप है, समाज है, उसका जो शोषणकारी स्वरूप है, वो तभी बदल सकता है जब व्यवस्था में पूरा उलट पुलट कर दिया जाए, उथल पुथल कर दी जाए, तभी शोषणकारी समाज बदल सकता है और एक नए समाज की स्थापना हो सकती है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि अहिंसक साधनों द्वारा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन अत्यधिक कठिन है। अगला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, उत्तम सत्याग्रहियों की प्राप्ति दुष्फल। अगर हम गांधी जी के सिद्धांत पर विश्वास कर भी लें तो क्या ये संभव है कि जिस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रहियों की बात कही और जो उनके सत्याग्रहियों के लिए जिस तरह के व्यक्तित्व की बात की है, क्या हर युग हर काल में संभव है? आलोचकों का कहना ये संभव नहीं है। अच्छे नेताओं का उपलब्ध होना संभव नहीं है और सत्याग्रह के सिद्धांत को तब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कि उस लेवल के नेता गांधी जी और उनके जो अनुयायियों में जो नैतिक सुदृढ़ता थी, वो जब तक सत्याग्रहियों में उपलब्ध नहीं होगी, तब तक इस सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं। तो इस तरह से आज के युग में तो ऐसे नेता मिलने संभव ही नहीं है। इसके बाद में है दुरुपयोग की सदैव आशंका। दुरुपयोग की सदैव आशंका, ये आज के युग में हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। हकीकत में व्यवहार में हम कह सकते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत की, सत्याग्रह के आंदोलन की, या ये कहें सत्याग्रही होने की, न जाने कितने लोग अपने आप को उस लिस्ट में शामिल करते हैं। अनेक आंदोलनकारी अपने आप को, अपने आंदोलन को क्या साबित करना चाहते हैं कि हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में 21वीं सदी में जिस तरह के सत्याग्रह की बात गांधी जी करते थे, क्या वह सत्याग्रह है? हम ये कह सकते हैं कि आज सत्याग्रह के नाम पर जनता को सिर्फ ठगा जाता है, अपने स्वार्थों की पूर्ति की जाती है और सदैव ये भय बना रहता है कि जनता, जो भोली भाली जनता है, उसके हितों के साथ कहीं कुठाराघात तो नहीं हो रहा है। तो सदैव ये भय बना रहता है कि दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। अगला जो पॉइंट है, अच्छी भावनाओं के साथ तार्किक सोच आवश्यक। अच्छी भावनाओं के साथ तार्किक सोच आवश्यक। जो तार्किक सोच की बात है वो भावनाओं के साथ जुड़नी चाहिए, आलोचकों का ऐसा कहना है। गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत में सिर्फ भावनाएं हैं, सिर्फ अच्छी भावनाएं हैं। और जिस तरह के सत्याग्रहियों की बात गांधी जी करते हैं, वो उनकी, जैसा पहले कहा कि प्राप्ति अति दुष्कर है। तो फिर क्या किया जाए?
आलोचकों का कहना है उन भावनाओं के साथ तर्क को भी मिलाया जाए, वैज्ञानिक तरीकों को भी मिलाया जाए, क्योंकि भावना और तर्क दोनों का बैलेंस होना चाहिए। सामने जो पिक्चर है उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? गांधी जी का जो मानवतावादी जो व्यक्तित्व है, और हम कहेंगे कि वो ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर की तरह मान रहे हैं लोग उनको, ईश्वर के रूप में पूजनीय मान रहे हैं। और सच में गांधी जी ईश्वर समान ही, जिस तरह से हम ईश्वर के स्वरूप की कल्पना हम करते हैं, अगर प्रत्यक्षतः हमें देखने को मिल जाए तो शायद इतना ही दयालु, इतना ही मानवतावादी सोच लिए होगा जिस तरह से गांधी जी का व्यक्तित्व है। और जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, देश की सरकार बनने की तैयारी चल रही थी, नेहरू जी और मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, किसकी? प्रधानमंत्री सरकार की, मंत्रिमंडल की। जश्न मनाए जा रहे थे देश की आज़ादी के। आप लोगों को पता है गांधी जी कहाँ थे उस वक्त? गांधी जी सांप्रदायिक दंगों में जो लोग, जिन परिवारों जो दर्द में जी रहे थे, गांधी जी उनके दर्द को बांट रहे थे, वो उनके पास थे। तो यही ईश्वरीय भावना है। और विवेकानंद जैसे अनेक महापुरुषों ने कहा भी यही है कि नर ही नारायण है। साक्षात अगर हमें ईश्वर को देखना है तो मासूम, गरीब, शोषित लोगों में देखिए। गांधी जी ऐसा ही करते थे। तो हम कह सकते हैं कि वो ईश्वर ही थे। और ईश्वर और सत्य और अहिंसा के जो उनके विचार थे, वो उनके व्यवहार में, उनके जीवन के हम कह सकते हैं कि सिर्फ कथनी में नहीं, उनकी करनी में भी नज़र आते थे। खैर, इस आधार पर आलोचकों की बातें हम कुछ भी कहें, सत्याग्रह को हम कितना भी उसकी सत्यता को या ये कहें उसके महत्व को नकारने की कोशिश करें, पर सच्चाई यह है, जैसा कि प्रोफेसर धवल ने कहा है, गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में विश्व को सामूहिक संबंधों में व्याप्त अतिक्रमण एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक सृजनात्मक पद्धति प्रदान की। यानी एक ऐसी पद्धति थी जिसमें शोषण के विरुद्ध, अतिक्रमण के विरुद्ध, जो राष्ट्रों की राजनीति में देख लीजिए, चाहे सामाजिक संबंधों में देख लीजिए, हमें नज़र आता है। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने एक ऐसा माध्यम, एक ऐसी टेक्निक बताई जिसमें विरोधी को उनके मन मस्तिष्क से, उसके व्यवहार में पूरा बदलाव करके ही हम जीत सकते हैं। कुछ ऐसे सिद्धांत की वो बात करते हैं, और वो जीत स्थायी होगी, क्योंकि हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देगी। हिंसा के बाद और बड़ी हिंसा होगी, लेकिन अहिंसा के बाद जो शांति व्याप्त होगी वो स्थायी होगी, ऐसा गांधी जी मानते थे। इसलिए उनका ये जो सामने वक्तव्य है, देखिए, निशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ होगी। निशस्त्र अहिंसा की शक्ति किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति से सर्वश्रेष्ठ, यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि अहिंसा की जो नीति होगी, क्योंकि वो शस्त्रहीन होगी, वो किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र शक्ति जो होगी उससे सर्वश्रेष्ठ होगी। तो ये गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा आज इस अंतिम भाग में, भाग 3 में समाप्त होती है। आपके सामने 2 पिक्चर है, मैं आपको बताना चाहूँगी। लेफ़्ट साइड वाली महात्मा गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ, ये उस वक्त की तस्वीर है जब 1915 में वो भारत लौटे थे। और साथ में गांधी जी किस शख्सियत के साथ मुस्कुरा रहे हैं, कितनी सुंदर तस्वीर है। ये है इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनी। आज तक कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका है। आने वाले समय में कह नहीं सकते कि कब इंदिरा गांधी से बेटर प्रधानमंत्री हमें मिलेगा। एक तस्वीर वो देखिए, महात्मा गांधी किस तरह से जनता को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक वक्तृत्व देखें तो कुछ भी तो नज़र नहीं आता, लेकिन कितने हज़ारों लोग सामने हैं। और विशेष बात यह है कि इस पिक्चर में जो मेरी नज़र गई, महिलाएं नज़र आ रही हैं। आगे आगे कितनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। ये वो टाइम था आज़ादी। आज भी हम देखते हैं कि महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता। हालांकि अब समय बहुत बदल चुका है, लेकिन उस ज़माने की बात कीजिए, 100 साल पहले की बात है। महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल था, और महात्मा गांधी ने उनको आंदोलनकारी बना दिया। और सिर्फ आंदोलनकारी ही नहीं, अनेक स्थानों पर हमारी कई वीरांगनाएं, स्वतंत्रता जो सेनानी थी, उन्होंने नेतृत्व भी किया, जिसमें हम कह सकते हैं मुख्य का मैं नाम लेना चाहूँगी सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, भीखाजी कमा। अरुणा असफ अली के बारे में तो मैं कहूँगी कि वो बहुत ही रूढ़िवादी परिवार से थी, लेकिन अपने परिवार और स्त्रीत्व के तमाम बंधनों को अस्वीकार करते हुए वो जंग आज़ादी में कूद पड़ी और अपनी कर्म भूमि इसी को बना लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा असफ अली ने ही राष्ट्रीय झंडा फहराया था 9 अगस्त 1942 को, और उस दिन से शुरुआत हुई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि आंदोलन की जो अगुवाई करने वाले नेता थे, उनमें प्रमुख भूमिका अरुणा असफ अली की थी। भारत कोकिला नायडू ने खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा, इनमें भाग लिया। इसके अलावा कई ऐसी विदेशी महिलाएं भी थी। सिस्टर निवेदिता, जो विवेकानंद के जीवन दर्शन से प्रभावित होकर के भारत आई और भारत की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। तो कहना चाहूँगी कि कुछ पलों के लिए याद कीजिए हमारा स्वतंत्रता आंदोलन। याद कीजिए कि कभी हम गुलाम थे, हमारे ऊपर विदेशियों का शासन था, और कितने सारे लोगों ने, ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, महात्मा गांधी का तो अमिट योगदान है ही, लेकिन ये जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, इनका भी योगदान है। तो इस तरह से हमें आज़ादी प्राप्त हुई, जिसमें गांधी जी के सत्याग्रह के आंदोलन की भी महत्वपूर्ण भूमिका। थैंक यू।